चलिए, आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का आज सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स भोजन को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये पाचन आपका स्टार्ट हो जाता है मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुंह में पचा हुआ भोजन को बोलस कहते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आपके मुंह में पचे हुए भोजन जब आपके ऑसोफेगस से जाते हैं, ऑसोफेगस से जाने के बाद ऑसोफेगस में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है। उसके बाद से आपके आमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक तक मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आप लोग वीडियो भी है, आप लोग वीडियो उस पर देख सकते हैं, समझे। तो आज चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेक्चर, जो कि आज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से स्टार्ट होगा। और छोटी आंत जो है, यह आपका भोजन को माना जाता है कि छोटी आंत में पूरा भोजन आपका डाइजेस्ट हो जाता है और अवशोषित भी हो जाता है। मतलब आपके छोटे आंत में उसका जो भी गुड प्रोडक्ट्स है वो आपकी छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ताकि उसमें अवशोषित करने के बाद उसमें सारे आपके अच्छे गुड एनर्जी आपके बॉडी में पहुंचाया जा सके, समझे। तो आज हम लोग चलेंगे छोटी आंत। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं छोटी आंत का ये फोटो बना हुआ है, जो ब्लू कलर का है। ये देखिए, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो पूरी होती है आपका 6 से 7 मीटर और फुट में होता है 20 से 23 फुट इसकी लंबाई होती है। जबकि पूरे डाइजेशन का जो पाइप है उसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। गुड, इसकी 32 फीट। 32 फीट में सोचो कि 20 से 23 फीट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए स्मॉल है, लेकिन दरअसल ये बहुत लंबा होता है। पूरे 9 मीटर में से 6 से 7 मीटर सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि इसका जो मोटाई होता है ये कम होता है। इसीलिए मोटाई के अनुसार से इसका नाम रखा गया है छोटी आंत। छोटी आंत को क्या है कि इसको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला जो आपका स्टमक से जो टच है, देख रहे हैं स्टमक से जो सटा हुआ है, इसको इस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। फिर जो बीच के पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको बोलते हैं जेजिनम। और लास्ट पार्ट जो बड़ी आंत में मिलने जाता है उसको बोलते हैं इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भाग में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजिनम, तीसरा इलियम। ये 3 भाग में स्मॉल इंटेस्टाइन को बांटा गया है। ये एक बार केबीसी में सवाल भी पूछा गया था अमिताभ बच्चन के द्वारा, 50 लाख का था, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है उसका नाम क्या है। तो इसका लास्ट पार्ट नाम क्या है? इलियम। लास्ट पार्ट को इलियम, जो बड़े इंटेस्टाइन में जाके जुड़ जाता है। तो ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में क्या करता है कि इसमें जो आमाशय में था, तो आमाशय में बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वो जो फूड होता है वो अम्लीय हो जाता है। वो फूड अम्लीय हो जाता है। लेकिन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि मैं अम्लीय फूड को अपने अंदर ग्रहण नहीं करूंगा, अम्लीय फूड को ग्रहण नहीं करूंगा। तो वहीं पे उसको रोक देता है। तो वहीं पे क्या होता है कि ड्यूडेनम पार्ट जो जुड़ा हुआ है, तो ड्यूडेनम से एक आपका जूस निकलता है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम से जो जूस निकलता है
में आपका लीवर होता है और आपका गॉल ब्लैडर होता है और आपका पेनक्रियाज होता है। तो ये क्या करते हैं कि बाइल जूस को सीक्रेट करते हैं, बाइल जूस निकालते हैं लीवर के द्वारा। लेकिन लीवर क्या करता है कि लीवर डायरेक्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं भेजता है, लीवर भेजता है गॉल ब्लैडर को। समझे, लीवर भेजता है गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है ना, और बाइल जूस वो क्षारीय होता है, वो अल्कलाइन होता है। तो वो फूड को वहीं से जो एसिडिक था उसको क्षारीय में, अम्लीय को क्षारीय में वहीं बदल देता है, और जैसे बदल जाता है उसके बाद से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जुड़ा होता है आपका लीवर, जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर, जुड़ा होता है और पेनक्रियाज जुड़ा होता है। ये तीनों आपके छोटी आंत के पास में, स्टमक के नीचे यहीं पे पाया जाता है, यहीं पे। समझे, यदि इसके ऊपर बनाएंगे तो ये स्टमक, इसी के ऊपर स्टमक होता है, ये स्टमक इसी के ऊपर ऐसे स्टमक होता है, इसी में आपके भोजन आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है। तो जो आपका लीवर है, लीवर से बाइल जूस निकला, तो बाइल जूस निकलने के बाद समझे वो आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। गॉल ब्लैडर क्या है कि हरा रंग का होता है और छोटा सा होता है। वो क्या करता है कि बाइल जूस जो निकला, निकलने के बाद वो डायरेक्ट आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, और गॉल ब्लैडर में जब जरूरत होता है तो गॉल ब्लैडर वहाँ से रिलीज कर देता है, फिर आपके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। मतलब कि आपका लीवर से बाइल जूस हमेशा निकलते रहता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होते रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है। अब पथरी क्यों होता है? ये केमिकल कॉम्पोजिशंस है। ऐसा नहीं है कि आप पत्थर खाते हैं, चूना खाते हैं या खपड़ा खाते हैं तो इससे नहीं होता है। समझे, ये केमिकल कॉम्पोजिशंस है। फैटी लिवर होने के कारण ही ये आपके बॉडी में स्टोन बनता है। यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर को काम ये होता है कि गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है। समझे, जिसका भी यदि गॉल ब्लैडर निकल गया काट के तो उसका लीवर ना हमेशा बाइल जूस सीक्रेट करते रहेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते रहेगा। समझे, तो जिसका भी गॉल ब्लैडर निकल जाता है उसको है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप थोड़े थोड़े समय पर कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस जब निकलते रहेगा और आप खाएंगे नहीं तो वो आपके पेट में जलन पैदा करेगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जलन पैदा करेगा। फिर आपके गॉल ब्लैडर में स्मॉल इंटेस्टाइन में पित्त बनता है, जो बाइल जिसको पित्त बोलते हैं। समझे, ये पित्त में दो प्रकार का होता है। एक होता है बाइल सॉल्ट जिसको पित्त लवण बोलते हैं, और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट। समझे, तो बाइल सॉल्ट जो है यहाँ लिखा हुआ है बाइल सॉल्ट में यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO2 पाया जाता है, जो क्या करता है कि यह आपके फैट को, जो आप वसा लिए हैं, उसको तोड़ने का काम करता है बाइल सॉल्ट। मतलब बाइल जो पित्त रस है ये दो भाग में बटा है, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है कि आपके बॉडी में एकत्रित जो भी फैट आपने कंज्यूम किया है, इसको कॉम्प्लेक्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम फैट का बाइल सॉल्ट करता है। और बाइल पिगमेंट क्या करता है कि बाइल पिगमेंट में दो तरह का पदार्थ पाया जाता है। समझे, दो तरह का एंजाइम पाया जाता है, एक होता है बिलीरुबिन, एक बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन हल्का पीला कलर में होता है, समझे, और बिलीरुबिन जो है ये हल्का हरा कलर में होता है। जब कभी भी और यदि ये ब्लड में बिलीरुबिन का मात्रा यदि बढ़ जाए और लीवर उसको ना छान पाए, लीवर क्या करता है उसको छान देता है, छान देने से उसका पीला रंग हट जाता है। यदि बिलीरुबिन को आपका लीवर नहीं छाने, समझे, तो वो बिलीरुबिन का केमिकल्स एंजाइम्स आपके ब्लड में चले जाता है, वही
पीलिया रोग जो होता है ना, पूरा बॉडी पीला हो जाता है, नेल्स पीला हो जाता है, आइस पीला हो जाता है, तो सिर्फ ड्यू टू बिलीरुबिन का एब्जॉर्प्शन और उसका छानना लीवर के द्वारा नहीं हो रहा। इसीलिए पीलिया रोग जो होता है वो कहा जाता है कि यह लीवर का बीमारी है, लीवर डिजीज है, तो उसमें लीवर का ट्रीटमेंट होता है। तो बिलीरुबिन जो जूस निकलता है, इसमें इसका जो है आपका बॉडी में ये एंजाइम से निकलता है, और निकलने के बाद ये आपके बॉडी में इसको छान के और फूड को बाइफर्केट और तोड़ने का काम करता है। और आपका नेक्स्ट आता है, और हाँ, ये जो बाइल जूस है ना, बाइल जूस का जो पीएच लेवल होता है, पीएच मान होता है, इसका होता है 7.7 होता है। ये आपके प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि बाइल जूस का पीएच लेवल क्या होता है, तो ये 7.7 इसका पीएच लेवल होता है। फिर आता है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास जो आपके जस्ट लीवर के नीचे होता है। पेनक्रियास में से ही इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन जो आपके फैट को, आपके अंदर इकट्ठा कार्बोहाइड्रेट को यह डाइजेस्ट करता है। यदि आपके पेनक्रियास में कोई खराबी हो जाए या इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाए तो आपको शुगर होना निश्चित तय है, उसके कारण से शुगर हो जाता है। तो पेनक्रियास में ना जो जूस निकलता है उसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। जो जूस निकलता है उसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, और इसका मान होता है, पीएच मान होता है 7.8 से लेकर 8.3 इसका पीएच मान होता है। यदि पीएच मान गड़बड़ हो जाएगा तो पेनक्रियाटिक जूस में गड़बड़ी आ जाएगा। इसलिए कभी कभी डॉक्टर जांच भी करते हैं कि इनका पेनक्रियाटिक जूस का जो पीएच मान है वो 7.7 से 8.3 है कि नहीं है, समझे। और इसी पेनक्रियास में से, पेनक्रियाटिक जूस में से 3 आपके एंजाइम निकलते हैं। 3 एंजाइम ये होते हैं आपके लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये तीनों कहां से निकल रहा है? आपके पेनक्रियास से। इस पेनक्रियास से निकल रहा है 3 एंजाइम, समझे। 3 एंजाइम क्या है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये पेनक्रियाटिक जूस आपका तीनों जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों को डाइजेस्ट करता है। तीनों को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तीनों ब्रेक डाउन करते हैं। तो क्या करता है? लाइपेज जो होता है ये पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। अब बताइए कि ये पेप्टोन एक प्रोटीन का सिंपल पार्ट है। ये तो पेप्टोन कहाँ, जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो बताया था कि आपके अमाशय में ट्रिप्सिन, टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो टाइलिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये अमाशय में, समझे, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, और छोटी आंत में यही लाइपेज पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, समझे। ये पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और आपका जो एमाइलेज है ये स्टार्च, माल्टोज को आपका शर्करा में बदल देता है। और लास्ट है ट्रिप्सिन वसा मतलब फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तो ये आपका छोटी आंत का यहाँ तक पहुंचा। और चलिए, आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का आज सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स भोजन को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये पाचन आपका स्टार्ट हो जाता है मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुंह में पचा हुआ भोजन को बोलस कहते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आपके मुंह में पचे हुए भोजन जब आपके ऑसोफेगस से जाते हैं
ऑसोफेगस से जाने के बाद ऑसोफेगस में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है। उसके बाद से आपके आमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक तक मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आप लोग वीडियो भी है, आप लोग वीडियो उस पर देख सकते हैं, समझे। तो आज चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेक्चर, जो कि आज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से स्टार्ट होगा। और छोटी आंत जो है, यह आपका भोजन को माना जाता है कि छोटी आंत में पूरा भोजन आपका डाइजेस्ट हो जाता है और अवशोषित भी हो जाता है। मतलब आपके छोटे आंत में उसका जो भी गुड प्रोडक्ट्स है वो आपकी छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ताकि उसमें अवशोषित करने के बाद उसमें सारे आपके अच्छे गुड एनर्जी आपके बॉडी में पहुंचाया जा सके, समझे। तो आज हम लोग चलेंगे छोटी आंत। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं छोटी आंत का ये फोटो बना हुआ है, जो ब्लू कलर का है। ये देखिए, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो पूरी होती है आपका 6 से 7 मीटर और फुट में होता है 20 से 23 फुट इसकी लंबाई होती है। जबकि पूरे डाइजेशन का जो पाइप है उसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। गुड, इसकी 32 फीट। 32 फीट में सोचो कि 20 से 23 फीट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए स्मॉल है, लेकिन दरअसल ये बहुत लंबा होता है। पूरे 9 मीटर में से 6 से 7 मीटर सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि इसका जो मोटाई होता है ये कम होता है। इसीलिए मोटाई के अनुसार से इसका नाम रखा गया है छोटी आंत। छोटी आंत को क्या है कि इसको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला जो आपका स्टमक से जो टच है, देख रहे हैं स्टमक से जो सटा हुआ है, इसको इस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। फिर जो बीच के पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको बोलते हैं जेजिनम। और लास्ट पार्ट जो बड़ी आंत में मिलने जाता है उसको बोलते हैं इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भाग में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजिनम, तीसरा इलियम। ये 3 भाग में स्मॉल इंटेस्टाइन को बांटा गया है। ये एक बार केबीसी में सवाल भी पूछा गया था अमिताभ बच्चन के द्वारा, 50 लाख का था, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है उसका नाम क्या है। तो इसका लास्ट पार्ट नाम क्या है? इलियम। लास्ट पार्ट को इलियम, जो बड़े इंटेस्टाइन में जाके जुड़ जाता है। तो ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में क्या करता है कि इसमें जो आमाशय में था, तो आमाशय में बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वो जो फूड होता है वो अम्लीय हो जाता है। वो फूड अम्लीय हो जाता है। लेकिन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि मैं अम्लीय फूड को अपने अंदर ग्रहण नहीं करूंगा, अम्लीय फूड को ग्रहण नहीं करूंगा। तो वहीं पे उसको रोक देता है। तो वहीं पे क्या होता है कि ड्यूडेनम पार्ट जो जुड़ा हुआ है, तो ड्यूडेनम से एक आपका जूस निकलता है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम से जो जूस निकलता है ड्यूडेनम पे आपका जो इसी के पास में आपका लीवर होता है और आपका गॉल ब्लैडर होता है और आपका पेनक्रियास होता है। तो ये क्या करते हैं कि बाइल जूस को सीक्रेट करते हैं, बाइल जूस निकालते हैं लीवर के द्वारा। लेकिन लीवर क्या करता है कि लीवर डायरेक्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं भेजता है, लीवर भेजता है गॉल ब्लैडर को, समझे। लीवर भेजता है गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है ना, बाइल जूस वो क्षारीय होता है, वो अल्कलाइन होता है। तो वो फूड को वहीं से
जो एसिडिक था उसको क्षारीय में, अम्लीय को क्षारीय में वहीं बदल देता है, और जैसे बदल जाता है उसके बाद से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जुड़ा होता है आपका लीवर जुड़ा होता है, गोल ब्लैडर जुड़ा होता है और पेनक्रियाज जुड़ा होता है। ये तीनों आपके छोटी आंत के पास में स्टमक के नीचे यहीं पे पाया जाता है, यहीं पे, समझे। यदि इसके ऊपर बनाएंगे तो ये स्टमक, इसी के ऊपर स्टमक होता है, ये स्टमक इसी के ऊपर ऐसे स्टमक होता है, इसी में आपके भोजन आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है। तो जो आपका लीवर है, लीवर से बाइल जूस निकला, तो बाइल जूस निकलने के बाद समझे वो आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। गॉल ब्लैडर क्या है कि हरा रंग का होता है और छोटा सा होता है। वो क्या करता है कि बाइल जूस जो निकला, निकलने के बाद वो डायरेक्ट आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, और गॉल ब्लैडर में जब जरूरत होता है तो गॉल ब्लैडर वहाँ से रिलीज कर देता है, फिर आपके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। मतलब कि आपका लीवर से बाइल जूस हमेशा निकलते रहता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होते रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है। अब पथरी क्यों होता है? ये केमिकल कॉम्पोजिशंस है। ऐसा नहीं है कि आप पत्थर खाते हैं, चूना खाते हैं या खपड़ा खाते हैं तो इससे नहीं होता है, समझे। ये केमिकल कॉम्पोजिशंस है, फैटी लीवर होने के कारण ही ये आपके बॉडी में स्टोन बनता है। यदि गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो गोल ब्लैडर को काम ये होता है कि गोल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है, समझे। और जिसका भी यदि गॉल ब्लैडर निकल गया काट के, तो उसका लीवर ना हमेशा बाइल जूस सीक्रेट करते रहेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते रहेगा, समझे। तो जिसका भी गॉल ब्लैडर निकल जाता है उसको है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप थोड़े थोड़े समय पर कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस जब निकलते रहेगा और आप खाएंगे नहीं तो वो आपके पेट में जलन पैदा करेगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जलन पैदा करेगा। फिर आपके गॉल ब्लैडर में स्मॉल इंटेस्टाइन में पित्त बनता है, जो बाइल इसको पित्त बोलते हैं, समझे। ये पित्त में दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइल सॉल्ट जिसको पित्त लवण बोलते हैं, और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट, समझे। तो बाइल सॉल्ट जो है, यहाँ लिखा हुआ है बाइल सॉल्ट में यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO2 पाया जाता है, जो क्या करता है कि यह आपके फैट को, जो आप वसा लिए हैं, उसको तोड़ने का काम करता है बाइल सॉल्ट। मैंने बाइल जो पित्त रस है ये दो भाग में बटा है, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है कि आपके बॉडी में एकत्रित जो भी फैट आपने कंज्यूम किया है, इसको कॉम्प्लेक्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम फैट का बाइल सॉल्ट करता है। और बाइल पिगमेंट क्या करता है कि बाइल पिगमेंट में दो तरह का पदार्थ पाया जाता है, समझे। दो तरह का एंजाइम पाया जाता है, एक होता है बिलीरुबिन, एक बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन हल्का पीला कलर में होता है, समझे, और बिलीरुबिन जो है ये हल्का हरा कलर में होता है। जब कभी भी और यदि ये ब्लड में बिलीरुबिन का मात्रा यदि बढ़ जाए और लीवर उसको ना छान पाए, लीवर क्या करता है उसको छान देता है, छान देने से उसका पीला रंग हट जाता है। यदि बिलीरुबिन को आपका लीवर नहीं छाने, समझे, तो वो बिलीरुबिन का केमिकल्स एंजाइम्स आपके ब्लड में चले जाता है। वही पीलिया रोग जो होता है ना, पूरा बॉडी पीला हो जाता है, नेल्स पीला हो जाता है, आइस पीला हो जाता है, तो सिर्फ ड्यू टू बिलीरुबिन का एब्जॉर्प्शन और उसका छानना लीवर के द्वारा नहीं हो रहा। इसीलिए पीलिया रोग जो होता है वो कहा जाता है कि यह लीवर का बीमारी है, लीवर डिजीज है, तो उसमें लीवर का ट्रीटमेंट होता है। तो बिलीरुबिन जो जूस निकलता है, इसमें इसका जो है आपका बॉडी में
ये एंजाइम्स निकलता है और निकलने के बाद ये आपके बॉडी में इसको छान के और फूड को बाइफर्केट और तोड़ने का काम करता है। और आपका नेक्स्ट आता है, और हाँ, ये जो बाइल जूस है ना, बाइल जूस का जो पीएच लेवल होता है, पीएच मान होता है, इसका होता है 7.7 होता है। ये आपके प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि बाइल जूस का पीएच लेवल क्या होता है, तो ये 7.7 इसका पीएच लेवल होता है। फिर आता है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास जो आपके जस्ट लीवर के नीचे होता है। पेनक्रियास में से ही इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन जो आपके फैट को, आपके अंदर इकट्ठा कार्बोहाइड्रेट को यह डाइजेस्ट करता है। यदि आपके पेनक्रियास में कोई खराबी हो जाए या इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाए तो आपको शुगर होना निश्चित तय है, उसके कारण से शुगर हो जाता है। तो पेनक्रियास में ना जो जूस निकलता है उसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। जो जूस निकलता है उसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं और इसका मान होता है, पीएच मान होता है 7.8 से लेकर 8.3 इसका पीएच मान होता है। यदि पीएच मान गड़बड़ हो जाएगा तो पेनक्रियाटिक जूस में गड़बड़ी आ जाएगा। इसलिए कभी कभी डॉक्टर जांच भी करते हैं कि इनका पेनक्रियाटिक जूस का जो पीएच मान है वो 7.7 से 8.3 है कि नहीं है, समझे। और इसी पेनक्रियास में से, पेनक्रियाटिक जूस में से 3 आपके एंजाइम निकलते हैं। 3 एंजाइम ये होते हैं आपके लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये तीनों कहां से निकल रहा है? आपके पेनक्रियास से। इस पेनक्रियास से निकल रहा है 3 एंजाइम, समझे। 3 एंजाइम क्या है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये पेनक्रियाटिक जूस आपका तीनों जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों को डाइजेस्ट करता है। तीनों को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तीनों ब्रेक डाउन करते हैं। तो क्या करता है? लाइपेज जो होता है ये पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। अब बताइए कि ये पेप्टोन एक प्रोटीन का सिंपल पार्ट है। ये तो पेप्टोन कहाँ, जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो बताया था कि आपके अमाशय में ट्रिप्सिन, टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो टाइलिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये अमाशय में, समझे, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और छोटी आंत में यही लाइपेज पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, समझे। ये पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। और आपका जो एमाइलेज है ये स्टार्च, माल्टोज को आपका शर्करा में बदल देता है। और लास्ट है ट्रिप्सिन वसा मतलब फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तो ये आपका छोटी आंत का यहां तक पहुंचा। और तो अभी क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को यह माना जाता है क्या खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा जाता है। तो जो आपका ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम क्या है कि ये यू लाइक संरचना में होता है, यू लाइक में बना होता है। और इसी के पास लीवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर, इसी के पास तीनों का मीटिंग जंक्शन है। तीनों यहीं पे मिलते हैं आके ड्यूडेनम के पास में। और तीनों से ही उसमें से जो एंजाइम निकलता है वो क्षारीय होता है, जिस कारण से भोजन को क्षारीय बना देता है। और आपके जो बीच वाला इंटेस्टाइन है छोटी आंत का, जो जेजुनम कहते हैं, जेजुनम में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम निकलता नहीं है, कोई सिक्रेशन नहीं होता है। वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, समझे। वो अवशोषण किसके द्वारा होता है कि आपके छोटी आंत में, आपके जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में ये छोटे छोटे
ऐसे ऐसे करके ऐसे करके पोर्स निकले होते हैं, जिसको बोलते हैं विली, VILLI, विली। हाँ, विली निकले होते हैं, कांटेदार छोटे छोटे निकले होते हैं रेसे टाइप के। वहीं से अवशोषण होता है, वहीं से आपके जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़े गए वहीं से अवशोषित करते हैं, एनर्जी को वहीं से लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं? बिजली के द्वारा आपके स्मॉल जो पार्टिकल्स है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। जब कभी आप खराब पदार्थ खाते हैं, जैसे समोसा खा लिए आप, क्या नाम उसको जो बड़का सा बनता है, हाँ, बर्गर खा लिए, पिज्जा खा लिए, या फिर छोला भटूरा खा लिए, तो ये सब मैदे से बनता है। और मैदे किसको बोलते हैं? मैदा बोला जाता है जब आपके आटा को छान छान के उसमें से जो भूसी निकलता है, जो वो स्टार्च होता है, स्टार्च से जो पूरा निकाल देंगे तो वही गेहूं का आटा मैदा हो जाता है। और मैदा बहुत चिकना होता है, और चिकना होने के कारण क्या होता है कि वो आपके इसी जो विली है ना, तो विली के ऊपर ही जाके चिपक जाता है। ये विली के ऊपर जाके चिपक जाता है, पूरे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के ऊपर चिपक जाएगा। तो जब चिपक जाएगा उसके बाद से चाहे तुम कितना भी आप अच्छे भोजन कर लो, कितना भी फ्रूट्स खा लो, कितने भी कुछ खा लो, सब कुछ तो होगा लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब कि वही हो गया कि तुम नौकरी खूब करो, काम खूब करो, तनख्वाह ना मिले। बताओ, नौकरी खूब करो, काम खूब करो और तनख्वाह ना मिले, उस काम का क्या मतलब? तनख्वाह मिलना चाहिए ना। जिससे से बॉडी में डाल रहे हो खाना, तो उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि मैदे का कंजप्शन कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं करना चाहिए, टेस्ट उससे बढ़ जाता है, समझे, लेकिन उसको कभी कभी सप्ताह में 15 दिन में एक बार कभी खा लेना चाहिए, समझे। लेकिन रेगुलर यूज में कतई नहीं रखना चाहिए। नहीं तो एक बार यदि आपका बॉडी में से बिली में आपका वो हो गया, चिपक गया, तो आपका एब्जॉर्प्शन होना मुश्किल है। तो एब्जॉर्प्शन किसके हेल्प से होता है? बिली के हेल्प से होता है। इसीलिए बिली को स्वस्थ रखने के लिए आपको जितने फाइबर फूड खाएंगे ना, तो फाइबर फूड खाने से क्या होता है कि आपके आंतों को साफ कर देता है। वो फाइबर फूड आपके आंतों को साफ कर देता है। और योग में ऐसे बहुत सारे क्रिया हैं, समझे। धोती क्रिया होता है जिसमें 20 फीट लंबा धोती होता है, इतना पतला कपड़ा काटा जाता, उसको पूरा निगला जाता, हल्का पानी से धो के उसको पूरा निगला जाता है तब तक इंटेस्टाइन में ना चले जाए वो, समझे। जब इंटेस्टाइन में जाता है फिर उसको वापस मुंह से खींच देते हैं। जब खींचोगे तो पूरा दम पदार्थ गंदा दम बदबूदार निकलता है। वो क्या करता है कि आपको बिली को उसी को ही स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने की प्रक्रिया होती है, धोती क्रिया, ये योग में सिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हम लोग किसी पाइप में पानी में हमेशा छोड़ रहे हैं, यदि पाइप में पानी हमेशा छोड़ेंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें काई जम जाता है, इसमें भी जम जाता है। अक्सर देखिएगा पेट की बीमारियां सभी को बुजुर्ग होने पे ही लगता है, कि इतना खा लेते इतना कचरा उसमें जम जाता है। तो बिली ही मदद करता है आपका फूड का एब्जॉर्प्शन में। और आपके छोटी आंत में 5 तरह के और एंजाइम्स निकलते हैं। मैंने बोला था छोटी आंत को ना पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का केंद्र माना गया, वहां पूरा भोजन पच जाता है। तो क्या है कि आपका एक निकलता है इरिप्सिन क्या है, पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। ये एमिनो एसिड जो है ना, ये एमिनो एसिड ये प्रोटीन का ही पार्ट है, ये समझे। प्रोटीन को ही तोड़ के एमिनो एसिड में बदल जाता है। एमिनो एसिड में बदल के तभी बिली उसको एब्जॉर्ब करती है, एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करती है, डायरेक्ट प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो क्या इरिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, और फ्रक्टोज में बदल ये दोनों आपके बिली द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लाइकोज में कन्वर्ट करके और एब्जॉर्ब किया जाता है। और लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोटोज में बदल देता है। और आपका लाइपेज फैट को फैटी एसिड तथा आपको
न्यूट्राइल्स में बदल देता है, जिस कारण से आपका डाइजेशन, यही जो ये पार्ट है, इसी को ही बॉडी आपका एब्जॉर्ब करता है, और इसी को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को ही फूड, आपके फूड को बॉडी पचाता है। बाकी आपके विटामिन, मिनरल्स और वाटर, जैसे जिस रूप में आपने वाटर लिया, इसी रूप में वाटर को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि पानी हमेशा स्वच्छ, साफ और सुथरा पीना चाहिए, क्योंकि तुरंत आपके बॉडी में चला जाएगा, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, समझे। तो अब आता है आपका ये छोटी आंत, आपका लगभग खत्म हो गया। अब आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत यहाँ पे बनाया मैं फोटो बड़ी आंत का। ये बड़ी आंत को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो भाग है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से टच होता है, इसको बोलते हैं सीकम, समझे। जो पहला टच होता है इसको बोलते हैं सीकम। बीच वाले पार्ट को कोलोन, और लास्ट वाले पार्ट को रेक्टम। रेक्टम जो आपके यहाँ पे मल एकत्रित होता है, जहाँ से हमारा मल बाहर निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। रेक्टम के पास में एक थैली होती है, समझे। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मल आया तुरंत निकल जाएगा। ये बीमारी होती है, अक्सर बुजुर्गों में हो जाती है, जब उनका ये थैली में सेंस खत्म हो जाता है। उस थैली में जब इकट्ठा हो जाता है, जब थैली में इकट्ठा हो जाता है, जब प्रेशर चारों तरफ लगता है ना, तब आपको लगता है कि अब हमारा पेट में कुछ गुरूर हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये रेक्टम का पार्ट है। और सीकम, कोलोन और आपका रेक्टम, ये बड़ी आंत में 3 भाग में बांटा गया है। और इसमें आपके बड़ी आंत में सिर्फ आपके एब्जॉर्प्शन होता है, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, डाइजेशन कुछ नहीं करता है। ये क्या करता है कि पानी को पूरा एब्जॉर्ब आपका बड़ी आंत करता है। देखिए प्रकृति के बनाने वाला कितना अच्छा बनाया है। हम पानी पीते हैं, वो घूमते सबको साफ करते करते बड़ी आंत में जाकर फंसता है, समझे। और बड़ी आंत में विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन K आपके बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होता है। और मैं बता दूं कि बच्चों, यदि आपके बड़ी आंत में यदि कोई बीमारी हो जाता है ना, कोई अल्सर, कोई घाव, कोई चोट लग जाता है ना, तो मालूम इसका ड्रॉबैक क्या है? सबसे निंदनीय बात क्या है कि जब आप कोई दवाई खाते हैं ना, तो उसका या तो स्टमक या छोटी आंत में उस दवाई को पचा देता है, खत्म कर देता है, छोटी आंत से एब्जॉर्ब हो जाता है, बड़ी आंत तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए बड़ी आंत में इन्फेक्शन ऐसे कम होता है, लेकिन जिनको इन्फेक्शन बड़ी आंत में होता है ना, उनको बहुत दिक्कत हो जाता है। कितने बार तो इतना दिक्कत हो जाता है कि इनके रेक्टम के पार्ट को काट दिया जाता है, और काट के इसको अलग से थैली में जोड़ के और दे दिया जाता है कि पेशेंट टांगा रहे, और उसको यही नहीं पता रहता कब मल निकल रहा है। उसको कभी भी वो जो प्रेशर लगता है, वो प्रेशर पता नहीं चलता है, तो उसको साइड में पॉलिथीन में टांग देते हैं, वो देखता है अच्छा इकट्ठा लगा, फिर उसको दूसरा लगाता है, तीसरा लगाता है। तो बड़ी आंत का जो भी आपका डिजीज होता है, ये बहुत खतरनाक डिजीज होता है, क्योंकि यहाँ तक मेडिसिन पहुँच नहीं पाता। या तो यहाँ ऑपरेशन होता है, या फिर इसको आपके आपके यौगिक क्रिया के द्वारा, बहुत सारे यौगिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा से बड़ी आंत को साफ किया जाता है, और आपके एनस के थ्रू वहाँ पे दवाई पहुँचाया जाता है, क्योंकि ऊपर से पहुँचाएंगे तो डाइजेस्ट कर देगा बॉडी, और जब बॉडी पूरा खुलता डाइजेस्ट कर देगा तो आपके वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ये आपका कंप्लीट आपका 2 क्लास मिला के आपका ये डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आपको कहीं समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा लोड किया हुआ वीडियो को आप दोबारा 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।